आइए एक एक करके मुद्दों पे आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हर राज्य के लिए मेंस में कभी भी अगर इन्वायरमेंटल चैलेंज गिनाइए तो एक स्टेट के लिए ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को जरूर गिनाइए, है ना। थोड़ा सा जीएस का बैकग्राउंड चाहिए इसमें आगे बढ़ने के लिए। क्या है समस्या, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इशू क्या इशू है। देखिए छोटा इशू है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, हम लोग तो इन्वायरमेंट का लेयर समझ रहे हैं, हमारे पास कार्बन का मात्रा ज़्यादा हो जा रहा है तो हीट ट्रैप कर दे रहा है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है। इस टेम्परेचर राइज करने से कई निगेटिव और मल्टीपल असर हो रहे हैं। कई चीज़ें अभी समझते हैं, कई चीज़ें अभी हम नहीं समझते हैं कि निगेटिव फैक्टर ये भी हो रहा है। इसमें आप क्या देखेंगे, एक तो कि आइस पिघलेगा, यानी कि सी लेवल राइज करेगा। सी लेवल राइज करेगा तो एग्जिस्टिंग जो क्लाइमेट का सिस्टम है, मॉडल है, वो डिस्टर्ब होगा, मानसून आगे पीछे आएगा। इन सबको जोड़ करके अगर सबसे बड़े प्रॉब्लम को देखें तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट हम लोग क्या जानते हैं, लॉन्ग टर्म एवरेज है एक इलाके का। हम पूरे पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, पहले जैसा अर्थ हुआ करता था वैसा नहीं हो रहा है। टेम्परेचर के कंपोनेंट्स, वाटर के कंपोनेंट्स ये कंप्लीटली बदलने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज अगर हुआ तो सबको थ्रेट है, ह्यूमन लाइफ को थ्रेट है, एग्जिस्टिंग लाइफ को थ्रेट है। क्लाइमेट चेंज की समस्या का एक भाग है ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें कि तापमान बढ़ रहा है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान भी बढ़ रहा है, मौसम इरेगुलर हो रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो रहे हैं, मल्टीपल चीजें हो रही हैं। एक बड़े लेवल का प्रॉब्लम है, इसको एक स्टेट लेवल पे तो आप क्या ही एड्रेस कर सकते हैं, ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसको कभी भी नेशनल लेवल पे भी नहीं हैंडल किया जा सकता है। हम लोग इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कई इंटरनेशनल ट्रीटीज करके रखे हैं, पेरिस वगैरह समझौता है, हम लोग उसके ऊपर डीप में आएंगे, अभी इसमें ज्यादा नहीं जाएं। हम बिहार स्पेसिफिक बात को मोड़ना चाहते हैं। देखें, दुनिया में इंडिया क्यों परवाह करे ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि दुनिया में हम गरीब हैं, हमारे पास बड़ा जनसंख्या है, हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेज में है, अभी हम तेजी से ग्रो कर रहे हैं, अभी के समय वल्नरेबल हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो अमीर को और गरीब को इक्वली नहीं प्रभावित करेगा। जिसके पास गरीब ज्यादा होगा वो ज्यादा वल्नरेबल है, वो ज्यादा जो है वो समस्या में खड़ा हुआ है। तो इंडिया क्यों प्रभावित हो रहा है, क्योंकि दुनिया के लेवल पे हम गरीब हैं। और इसी तर्क को उठा करके राज्य के लेवल पे ले जाइए, राज्य के लिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम क्यों सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया लेवल पे बहुत हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, बहुत कम जगह है, ह्यूमन डेवलपमेंट कम है, यानी कि गरीबी ज्यादा है, अशिक्षा है, पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज से महाराष्ट्र जितना प्रभावित होगा उससे ज्यादा प्रभावित बिहार होने वाला है। सो दैट्स व्हाई वी शुड केयर, है ना। बिहार के वल्नरेबिलिटी के पीछे कारण आते हैं, बिहार ज्यादा वल्नरेबल क्यों हो जा रहा है। एक कारण गरीबी, हमारे पास जहां गरीबी का कंपोनेंट ज्यादा होगा वहां कोई भी नेचुरल कैलामिटी होगा उसका इम्पैक्ट, डिस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा होने वाला है। तो एक कारण तो गरीबी है। दूसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी, हमारे पास 1100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, तो ऐसे इलाके में अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो ज्यादा समस्या करा लेकर के आएगा। लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि लोगों के स्वास्थ्य स्तर ठीक नहीं है, भोजन का रिक्वायर्ड मात्रा उनको नहीं मिल रहा है, गरीबी है तो उसके साथ निगेटिव का मल्टीपल चीज है, एजुकेशन नहीं है, इनकम कम है, इन सब कारण से ये ज्यादा जो है क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होते हैं। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कहने का मतलब जो चीजें होनी चाहिए, जैसे सपोज करें कि आप डैम्स, जलाशय बना रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज के प्रति हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि अगर पानी नहीं आएगा तो हमारे पास जलाशय है जहां से पानी निकाल करके हम एग्रीकल्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अधोसंरचना का अभाव ये भी बिहार को प्रभावित कर रहा है। और अगला, देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होगा, कृषि। और बिहार के अधिकांश जनसंख्या क्या चीज काम करता है, कृषि। यानी कि जो प्रभावित होने वाला वर्ग है वो 70% से ज्यादा की आबादी है जो कि प्रभावित होगा। प्राइमरली रेनफेड एग्रीकल्चर पे चल रहे हैं और वेदर पैटर्न अप डाउन होगा तो ये लेके आएगा।
हमारे पास एक स्टडी कंडक्ट कराया गया था जिसमें ऑल इंडिया में 50 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट बनाया गया था कि भारत में अगर क्लाइमेट चेंज का असर होगा तो 50 सबसे प्रभावित जिले कौन होंगे। उनमें से 14 हमारे बिहार में आते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले 3 जिलों का नाम कैरी कीजिए, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया। ये क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होंगे। एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ेगा आप कहेंगे, है ना। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट में बिहार का एग्रीकल्चर ऑलरेडी साइन शो कर रहा है डिक्रीज प्रोडक्टिविटी का, यानी कि प्रोडक्शन ऑलरेडी गड़बड़ा रहा है। कोई आएगा नहीं समस्या, ये समस्या ऑलरेडी यहाँ पे है। मानसून वेरी कर रहा है तो उससे बिहार का प्रोडक्शन अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। हीट स्ट्रेस के कारण क्रॉप्स मर रहे हैं, वो प्रोडक्शन को प्रभावित कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के असर में देखिए कीड़ों का अटैक, बीमारियों का अटैक ये भी बढ़ा है। ये भी जो है सो फसल और एग्रीकल्चर के आउटपुट को प्रभावित कर रहा है ना। आईएसएफआर तो हम लोग आगे डिटेल में देखने जा रहे हैं। आईएसएफआर जो है वो बताता है कि थोड़ा सा मार्जिनल बिहार में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। फॉरेस्ट कवर असल में क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि अगर वन रहेगा तो जलवायु परिवर्तन का असर कम हो जाएगा। ट्रीज जो है वो मिटिगेट करते हैं, एक तो कि सॉइल इरोजन को कम करते हैं, जोड़ के रखे, प्लस वन जो है असल में वर्षा को आकर्षित करते हैं, वो रेनफॉल को इम्प्रूव करते हैं। अमेजोन जो दुनिया का मशहूर रेन फॉरेस्ट है, उसके ऊपर बादलों का सबसे बड़ा कवर आपको देखने को मिलेगा। अमेजोन से ऊपर भी एटमॉस्फेयर में भी जा रहा है, एटमॉस्फेयर से अमेजोन भी आ रहा है और अगल बगल के ओशियन से भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो फॉरेस्ट कवर कम होना बिहार में 7% 8% के बीच में फॉरेस्ट कवर कम होना, ये क्या दिखा रहा है, क्लाइमेट चेंज के प्रति आपकी वल्नरेबिलिटी हाई है। यही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, वैसे स्टेट्स जिनके पास ज्यादा फॉरेस्ट कवर है वो क्लाइमेट चेंज के प्रति ज्यादा सक्षम है ना। हम लोग रैंकिंग्स पे आएंगे, यहाँ से नहीं उठाना है, आइए से फार डिटेल में तैयार करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज का और क्या असर हो रहा है, बिहार के जल संसाधन पे असर हो रहा है। हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ेगा तो ऊपर के ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे, नीचे के डाउन स्ट्रीम नदी में पानी की मात्रा बढ़ेगी, बाढ़ की समस्या जो कि बिहार के लिए एग्जिस्टिंग चैलेंज है और एग्रीवेट कर जाएगा। साथ में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ये भी हमारे पास क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा है। बारिश कम हो रहा है, रिचार्जिंग कम हो रहा है, ओवरऑल बिहार जहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए वहां पे भी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का हम ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ रहा है, हेल्थ रिलेटेड इलनेस बढ़ रहे हैं। बिहार में हर गर्मी के समय देखिएगा कि लू से लोग जो है वो मर गए, ये कॉमन हेल्थ क्राइसिस है। डिहाइड्रेशन से मर गए, ये सभी चीजें हो रही हैं। अगर हमारे पास क्लाइमेट रिजिलियंस होगा तो ये चीजें कम होंगी। साथ में क्लाइमेट चेंज का एक रिलेटेड बट डिफरेंट एस्पेक्ट है कि बीमारियां बढ़ रही हैं। ये जो हमारे पास अभी कोविड आया, ये आया, दीज आर ऑल रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे कि हमारे पास एनिमल बोर्न डिजीज ह्यूमन में जंप कर रहे हैं। मतलब वो जानवरों की बीमारी, ये जो कोरोना वायरस वाला था वो जानवरों का बीमारी था, लेकिन वो जंप कर जा रहा है ह्यूमन साइड में। मलेरिया, डेंगू ये बढ़ रहा है, अल्टीमेटली ह्यूमंस पे असर पड़ रहा है। क्या क्या काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, आप समझ रहे हैं कोई छोटा चीज से होगा नहीं, और ये समस्या बड़ी है, बड़े रूप में काम करना पड़ेगा। हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक ग्लोबल एक्शन प्लान है जहां पे पूरे दुनिया ने एक साथ मिल करके एक एक्शन प्लान बनाया है। फिर अलग अलग कंट्री अपना अपना नेशनल एक्शन प्लान बना के रखा है। फिर नेशनल एक्शन प्लान अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट एक्शन प्लान में है कि हम ओवर द लॉन्ग पीरियड क्या क्या करने जा रहे हैं। हो सकता है हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वाटर स्टोरेज के फैसिलिटी बढ़ाएंगे, ड्रॉट टॉलरेंट प्रजाति के डेवलपमेंट में रिसर्च में हम पैसा लगाएंगे, ऐसे प्रजाति डेवलप करें जो कि ज़्यादा वाटर रेजिलियंट हो। ये सभी चीज चल रहा है। नेट इमिशन 2070, हालांकि ये थोड़ी सी कागजी बातें होती हैं, हम लोग जब इन्वायरमेंट में देखेंगे तो समझेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशन के उद्देश्य से है, ना कि प्रैक्टिकलिटी के उद्देश्य से। एनीवे बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी को हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में सहायक है। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का जलना जो है वो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कार्बन बढ़ रहा है। लेकिन एक बात बताइए, तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बढ़िया चीज है, क्या लगता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ क्या इशू है?
बैटरी का जो चार्ज करने के लिए जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो भी एग्जैक्टली आप जो है ये कह रहे हैं कि हम पेट्रोल नहीं जला रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है वो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से हो रहा है। आप यहाँ नहीं जला रहे हैं, वहां पे जला रहे हैं। जब तक आपका एनर्जी सोर्स ग्रीन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिकल से बेस्ड कोई भी चीज ग्रीन नहीं हो सकता है। उसके ऊपर ये है। सो ये क्लाइमेट चेंज का मामला रहा। और बिहार में क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, डिजास्टर प्लान वगैरह बना के रखे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट होने लगे तो हम डिटेक्ट कर पाए कि बाढ़ आने वाला है, सूखा आने वाला है, ताकि पहले से कुछ हम लोग कर पाए। दूसरे चैलेंज पे आते हैं इन्वायरमेंटल में, पॉल्यूशन। पहले थोड़ा सा थ्योरी हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग पॉल्यूशन के स्पेसिफिक डिटेल्स में आएंगे। जीएस के हिसाब से पहले बात हो जाए। देखिए पॉल्यूशन किसको कहते हैं, एक बार एक मजेदार किस्सा है और उसको हम फिर क्लास में हिस्सा बना लिए। हम कभी भी पॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं तो इस किस्सा का इस्तेमाल करते हैं। असल में बात था कि घर में फैमिली वाले ढेर सारे लोग आए थे, बच्चा बुतरू लोग भी था, और हम लोग जो है सो प्लानिंग कर रहे थे कि लिट्टी सेकेंगे हम लोग। उसके लिए गोईठा उठा इंतजाम किया गया और लिट्टी सेकने पे हम लोग लगे थे। एक बुतरू था, और अक्सर छोटे बच्चे का सवाल जो होता है सो बड़ा डीपर क्वेश्चन होता है, वो कट थ्रू द नॉनसेंस होता है। उसने क्या बोला कि पॉल्यूशन होगा। फिर डिस्कशन उसी से हो गया कि हम लोग गैस पे काहे नहीं बना रहे हैं, हम लोग उपला पे काहे बना रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है। फिर तो पॉल्यूशन हो रहा है तो हम तर्क दिए कि अरे नहीं, ये गोबर भी जो है वो नेचर का ही कंपोनेंट है, नेचुरल चीज है, नेचर में ही जा रहा है ये चीज। अब उसका सवाल सुनिए, और जो कि वाकई में है कि फिर तो पॉल्यूशन है क्या चीज। क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम कह रहे हैं हवा में डाल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो नेचर में ऐसा थोड़े है कि हम आर्टिफिशियल लैब में बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नेचर का कंपोनेंट है, नेचर में जा रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में जा रहा है। नेचर की चीजें नेचर में जाकर के पॉल्यूशन कैसे कर रही है। सो क्वेश्चन था कि हाउ डू यू डिफाइन अ पॉल्यूशन। मेरा जवाब क्या था, देखिए हम जो है अपने बाल को बचाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, हम भी कर रहे हैं। 75 तरीके का चीज होता है, इतना महंगा जो है वो इसको प्रोटेक्ट करना है, तेल लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन यही बाल जब यहाँ ना होकर के आपके थाली में गिर जाता है तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट वेयर। पॉल्यूशन को क्या से नहीं परिभाषित करते हैं, कहाँ से परिभाषित करते हैं। अगर इस नजरिए से देखिए तो पॉल्यूशन क्या है, एनीथिंग जो कि वहां नहीं होना चाहिए, अगर वो वहां पे है और निगेटिव कंसिक्वेंस लेकर के आ रहा है, दैट इज पॉल्यूशन। और जो चीज कर रहा है वो पॉल्यूशन है। हम साउंड को भी पॉल्यूशन कह सकते हैं। तो साउंड पॉल्यूशन क्या है, जिस समय जहां पे साउंड नहीं होना चाहिए वहां पे साउंड है, तो साउंड पॉल्यूशन। भाई साउंड के अंदर तो क्या है, कोई तो पार्टिकल भी नहीं है। साउंड क्या है, वो तो वाइब्रेशन है, वो तो वेव है। वेव कैसे पॉल्यूट कर रहा है। सिमिलरली हम लाइट पॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास जिस समय लाइट नहीं होना चाहिए उस समय अगर लाइट हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, लाइट पॉल्यूशन, है ना। सो पॉल्यूशन को बहुत फंडामेंटली डिफाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा कंपोनेंट जो कि वहां पे नहीं होना चाहिए था वो वहां पे अगर है और उसका निगेटिव कंसिक्वेंस आ रहा है तो वो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन का कई रूप होता है, इन्वायरमेंट के पेपर में हम लोग डीपर एनालाइज करेंगे। अभी हम लोग बिहार स्पेसिफिक आए। वाटर पॉल्यूशन, बिहार में वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी के साथ वाटर पॉल्यूशन आएगा। गंगा रिवर बिहार का सबसे बड़ा रिवर भी है और सबसे प्रदूषित रिवर भी है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी गंगा है। पार्टिकुलरली ये वैसे जगह जहाँ पे कि ये इंडस्ट्रियल सेंटर के पास से गुजर रहा है, जैसे पटना, बरौनी, भागलपुर। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और घरेलू कचरा, ये सभी जो है पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास रिवर्स में है। हाल फिलहाल में एक न्यूज आया था कि गंगा से जो मछलियां पकड़ रहे हैं उसमें डीडीटी मिला है। ये केमिकल है जो कि हम लोग पेस्ट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फूड चेन के अंदर में टॉक्सिक पॉल्यूशन आ रहा है। ये एक अलार्मिंग चीज है।
बिहार के लिए वाटर पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। एफ्लुएंट कहने का मतलब होता है जो इंडस्ट्रीज बाहर छोड़ रहे होते हैं, उसमें आप क्या देखिएगा, बरौनी वगैरह से अगल बगल में, हालांकि कायदे से इसको ऑयल स्पिल नहीं कहिएगा, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, कोई भी एक ऑयल रिफाइनरी के सिस्टम से अगर डिस्चार्ज जा रहा है तो उसके साथ कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जा रहा है नेचर में, जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, है ना। बड़े इंडस्ट्रीज तो कर ही रहे हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बिहार में बिखरे हुए हमको लेदर इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे, जो कि ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक पॉल्यूशन और ये करा रहे हैं। सो इंडस्ट्रीज बड़े हो या छोटे हो, दोनों ही प्रभावित कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज ही नहीं, एग्रीकल्चर भी प्रभावित कर रहा है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो जमीन के द्वारा सूखा नहीं जाएगा, वो बारिश के साथ रन ऑफ होकर के वाटर बॉडी में चला जाएगा। यूट्रोफिकेशन और ये हम एक तरीके का पॉल्यूशन डिफाइन किए थे, न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन, है ना। पानी में कभी प्लांट न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा हो जाए तो सरफेस पे प्लांट ग्रोथ बढ़ा देता है, वो जो शैवाल बड़ा होना और जो जलकुंभी का एग्जांपल लिए थे वो वाला चीज, तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक बड़ा चीज पॉल्यूशन के पीछे पॉवर्टी है। देखिए, गरीबी और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन दोनों रिलेटेड मुद्दा है। अभी के समय हमारी सोच यहाँ पे विकसित हुई है कि हम गरीबी को टैकल किए बगैर पर्यावरण की चुनौती नहीं टैकल कर सकते हैं। गरीबी अपने साथ में इन्वायरमेंटल डैमेज लेके आता है। जिसके पास संसाधन है वो ना कुकिंग गैस का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके पास नहीं संसाधन है वो तो फिर कोयला और उपला और लकड़ी जलाने के लिए है। तो एक गरीबी के साथ रिलेटेड है। कोई भी प्रॉब्लम गंभीर हो जाता है जब वहां पे गरीबी और लो ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाए। आप देखेंगे कि सैनिटेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। एयर पॉल्यूशन पे आते हैं। हालांकि बिहार प्राइमरली एक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। एक इंडस्ट्रियल स्टेट में एयर पॉल्यूशन का कंपोनेंट ज्यादा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो हवा में छोड़ते हैं। तो अगर झारखंड में आप ज्यादा इंडस्ट्रीज देखेंगे तो एयर पॉल्यूशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बिहार वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अर्बन सेंटर्स जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आ गए हैं। बेगूसराय जो है वो दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हुआ जब उसका PM 2.5 लेवल जो है वो थ्रू द रूफ चला गया था। पटना राजधानी है, वहाँ पे है गया है, मुजफ्फरपुर है, यहाँ पे है। मेजर कारण क्या होने वाले हैं? व्हीकल इमिशन, गाड़ियों से जो निकल रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये वाली चीजें। दिवाली वगैरह जैसी चीजें, जैसे अभी करंट अफेयर्स में था कि हाजीपुर वगैरह का एयर क्वालिटी दिवाली के बाद जो है सो डिटोरिएट हो गया है। आप समझ रहे हैं, दो फिनोमेना लग रहा है। हमेशा समझिए दिवाली में सीन काहे खराब हो रहा है? ठंडा मौसम है, जमीन ठंडा होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाएगा, ऊपर ब्लैंकेट आ जाएगा, यानी कि अंदर की हवा बाहर जा नहीं सकती है। अब फोड़िए पटाखा तो वो जो है सो लंबे समय तक रिटेन करेगा, डिस्पर्स नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर देता है। इसी सीजन में दिल्ली में भी आप समस्या देखिएगा, ये ज्योग्राफी का प्रॉब्लम है। एक यूनिक चीज हमको एयर पॉल्यूशन में नजर आता है, वो क्या है कि बिहार में डोमेस्टिक एयर पॉल्यूशन ज्यादा है। डोमेस्टिक एयर पॉल्यूशन कैसा दिखता है? महिलाएं जो है सो पाइप से लेकर के घर में जो है सो लकड़ी पे फूंक रही हैं, वो जो धुआं निकल रहा है, ये डोमेस्टिक एयर पॉल्यूशन है। गरीबी के साथ जुड़ा हुआ है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। हम बढ़िया ग्रेड के फ्यूल्स तक एक्सेस नहीं है, उस कारण हो रहा है। आंख स्वास्थ्य महिलाओं को ये प्रभावित करता है। अगला आ जाए प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर से नहीं जाएंगे, लंबा मुद्दा है, समझ रहे हैं। समुद्र को प्रभावित कर रहा है, जमीन को प्रभावित कर रहा है, बिहार को भी प्रभावित कर रहा है। पार्टिकुलरली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कम रिसाइकल कर रहे हैं। अगर आप रिसाइकलिंग बढ़ा दें तो प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। ये ड्रेनेज सिस्टम को क्लॉग कर रहा है, साथ में पशुओं को और जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसमें भी पॉवर्टी का एंगल हमेशा जोड़िएगा। वेस्ट मैनेजमेंट में पॉवर्टी एक बाधा है। गरीबी होगी तो सफाई उतना नहीं हो पाएगा, झुग्गी झोपड़ियां होंगे, क्लोज क्लस्टर में लोग रहेंगे, मैनेजमेंट कचरा प्रबंधन एक चुनौती हो जाने वाली है ना। बिहार में भी हमने कई बार प्लास्टिक बैन का प्रयास किया, लेकिन पूरे भारत की एक ही कहानी है। इसका डिमांड बहुत स्ट्रांग है और सप्लाई इसका कहीं ना कहीं से होगा ही होगा, इसका विकल्प नहीं है। नॉइज पॉल्यूशन में आइए। इंडस्ट्रियल सेंटर्स और अर्बन सेंटर में होगा। रात के समय में हॉर्न बजा रहे हैं, पे हो रहा है। हमारे पास
इधर बाईपास रोड में देखिए या फिर रेल लाइन जहाँ से गुजर रहा है इस इलाके में देखिए, तो वो नॉइज पॉल्यूशन का इलाका है। पटना, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे नॉइज लेवल बढ़ रहे हैं, और नॉइज पॉल्यूशन हियरिंग लॉस कराता है, स्लीप साइकिल को प्रभावित करता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए एक नॉन इशू है नॉइज पॉल्यूशन। एक शोर का मात्रा कम होना चाहिए। अगला आते हैं ठोस कचरा प्रबंधन। ये नगरों के साथ प्रॉब्लम है। गांव के साथ क्या है कि गांव में जो कचरा डेवलप हो रहा है उसका नेचर दूसरा है। गांव में एग्रीकल्चरल कचरा डेवलप हो रहा है, भूसा है, कहीं पे पानी पड़ गया तो फर्मेंटेशन चालू हो गया। इधर आप यहाँ से दिल्ली जाते हुए आप जब धान बेल्ट से गुजरिएगा तो जो आप स्मेल देख रहे हैं वो एग्रीकल्चरल कचरा है। अगल बगल के इलाके में भूसा वगैरह जो है वो रॉट कर रहा है। शहरों का प्रॉब्लम दूसरा होता है। शहर में ठोस कचरा बनता है, हमारे घर से निकलता है, आप देख रहे हैं। इसका चैलेंज कैसे हो, क्योंकि नगर में आपको इतना डेंस पॉपुलेशन बैठा हुआ है, इसमें ठोस कचरा का मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा तो शहर में दिक्कत होगा। उसके लिए लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से अभी मैनेज करते हैं। मॉडर्न रूप में कई कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट क्या है, वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। कहने का मतलब ये है कि सारा कचरा एक बार दे दीजिएगा तो सब कचरे को अलग अलग तरीके से निपटाया जाता है। जैसे कांच के जो कचरे हुए उनको अलग तरीके से निपटाएंगे, जो खाने के कचरे हुए उनको तो इस्तेमाल करके डिकम्पोजिशन करके फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है, गैस निकाला जा सकता है। कुछ मेडिकल और जो कॉन्टेमिनेशन वाले कचरे हैं उनको देखिए एकदम अलग तरीके से सेफली डिस्पोज करना पड़ेगा। हॉस्पिटल वगैरह से जो जनरेट हो रहा है ये कचरे अलग तरीके से होगा। सो अभी के समय हम लोग क्या मान रहे हैं कि जो ठोस कचरा का प्रबंधन होगा वो शहर के स्तर पे होगा, लेकिन उनके जगह पे सेग्रीगेशन सरदर्द है। हम क्या कहते हैं, घर से जहां से कचरा जनरेट हो रहा है वहीं पे सेग्रीगेट कर दीजिए। गल सकने वाले कचरे को अलग कर दीजिए, सूखे कचरे को अलग कर दीजिए, प्लास्टिक कचरे को अलग कर दीजिए, रिसाइक्लेबल कचरे को अलग कर दीजिए, और उसके बाद उसको कलेक्ट करेंगे। सो एक मॉडर्न सिटी के लिए हम लोग जब ह्यूमन ज्योग्राफी में अर्बनाइजेशन का टॉपिक पढ़ होंगे कि भारत में नगर क्या है, नगर के रूप कैसे कैसे बदले, हिस्ट्री में सिटीज कैसे हुआ, तो जो अर्बन सेंटर्स के मेजर चैलेंजेस आप देखेंगे उनमें एक ट्रांजिट है। लोग कैसे जाएंगे, दिल्ली जैसे जगह पे, दिल्ली छोड़िए ना, डाल्टनगंज, जितना लोगों के पास गाड़ी है अगर रोड पे उतर जाए तो डाल्टनगंज में चलने की जगह नहीं बचेगी। हम लोग त्योहार के समय में देखते हैं कि कितना पड़ा हुआ है। सो हमारे पास इस शहरों में अलग तरीके का चैलेंज है। उनके कई चैलेंजेस में एक चैलेंज है वेस्ट ठोस कचरा का प्रबंधन कैसे करें। शहर में 2 दिन कचरा सही से नहीं मैनेज किया जाएगा, तीसरे दिन शहर बंद होने के नौबत पे आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, सो वाइटल है। बिहार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या चुनौती है? देखिए, बिहार ट्रेडिशनली नगरों का शहर रहा है। प्राचीन समय से देखिए तो उस समय से मगध यहाँ है, सिटीज रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कोई आज का प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे नगर रहेगा, किसी रूप में नगर रहेगा तो उसके साथ ये चैलेंज आने वाला है। तो ये बिहार के लिए ये पार्टिकुलरली प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो सिटीज़ हैं वो मॉडर्न प्लान्ड सिटीज़ नहीं है। हिस्टोरिकल सिटीज के साथ ये दिक्कत होता है। आप जैसे डाल्टनगंज को क्या कहेंगे, एक हिस्टोरिकल सिटी है, इसका कोई प्लानिंग नहीं हुआ, अनप्लान्ड है। एक जगह से लोग बसना चालू किए, लोग बढ़ते गए, डेंसिटी बढ़ता गया। अब देखिए आप फिर से रीएडजस्ट नहीं कर सकते, रोड नहीं चौड़े कर सकते हैं, इलाके नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में जाइएगा तो जो पुरानी दिल्ली है वो अनप्लान्ड सिटी है। नई दिल्ली जब हमने बनाया तो वो प्लान्ड सिटी है। मॉडर्न पीरियड में प्लान्ड सिटीज का कॉन्सेप्ट आने वाला है। दिल्ली और दिल्ली का पार्टिकुलरली ऊपर का रायसेना वाला इलाका हो गया, कनॉट प्लेस का इलाका है, दैट इज अ प्लान्ड स्पेस जो कि हमने डिजाइन करके क्रिएट किया था। सबसे प्राइम एग्जांपल प्लान्ड सिटी का देखना चाहते हैं तो चंडीगढ़ चले जाइए। आप क्या देखिएगा, वहां पे देखने को लगेगा कि इतना खुला खुला जगह है। आप कहीं जा रहे हैं, वो आज के हिसाब से थोड़े बना है। शहरों में ये सोच करके प्रोजेक्शन करके रखे हैं कि 100 साल बाद पॉपुलेशन का लेवल क्या होगा, हम 100 साल बाद के चैलेंजेस को देख रहे हैं। एक प्लान्ड सिटी ज्यादा बेहतर रूप में पॉपुलेशन ग्रोथ को अकाउंट कर सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल सिटीज के साथ क्या है, वो तो बैठ गए और जैसे बैठे बढ़ते जाएंगे, दबाव होता जाएगा।
बिहार में हमको ट्रेडिशनल सिटीज ज्यादा नजर आएंगे क्योंकि हिस्टोरिकली ये नगरों का राज्य रहा है। अनप्लान्ड सिटीज हैं तो इनके पास पार्टिकुलरली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरा चीज, बिहार में गरीबी है तो हमको झुग्गर झोपड़ी के इलाके मिलते हैं, स्लम एरियाज मिलते हैं। स्लम एरियाज क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत क्लोज कन्फाइनिटी में ढेर सारे लोग रह रहे हैं, बीमारी भी तेजी से फैलेगा, सैनिटेशन का भी चैलेंज होगा, साफ सफाई ठोस कचरा जो है वो इशू हो जाएगा। गरीबी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड इश्यूज है। अगला चीज जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक विल पावर भी कम है। कानून तो कह रहा है कि आप इंडस्ट्रीज पे फाइन लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन नीचे उसको लागू नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होने वाला है? एक थोड़ा सा लचर एडमिनिस्ट्रेशन का इशू भी है। सेग्रीगेशन एट सोर्स, लोग शिक्षित नहीं है, लोग करते नहीं है, लोग जो है सो कचरा ऐसे तैसे घर से निकाले तो उसमें सब है, सब्जी का छिलका भी है, कांच का बोतल भी है, सब एक साथ में दे दीजिए, लीजिए आप देखिए आपका क्या है। हालांकि हम लोग मैनेजमेंट के टेक्निक्स देखेंगे, कई मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं। एक जो कॉमन है, डंप साइट्स बनाते हैं, हालांकि इसके साथ दूसरा चैलेंज है। शाहपुर चैनपुर साइड में आप देखे हैं कि जो है एक शहर के बाहर वाले इलाके में ले जा करके, हालांकि वो लोकल वाले इलाके में निगेटिव इम्पैक्ट लेकर के आता है। पर बात है कि आप प्रोसेस कीजिएगा कैसे? कचरा तो बन ही गया है, अब एकदम साइंटिफिक प्लांट हो जो कि उसको रिसाइकल करके टू द लास्ट एक्सटेंट यूज कर ले, तभी ना होने वाला है, वरना सिटीज हमेशा कचरा क्रिएट करेंगे। सिटीज के लिए कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ा सरदर्द है, मेजर चैलेंज है। पटना में भी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कर रहे हैं, डाल्टनगंज में भी हम लोग डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें बाधा क्या है? फिर वही अवेयरनेस, लोग शिक्षित नहीं है तो लोग जो है सो अपने अगल बगल में जला दे रहे हैं कि देगा सुबह कौन उठेगा, सो वो वाला चीज है। सो ये रहा बिहार में पॉल्यूशन का चुनौती, है ना। पॉल्यूशन के कई रूप हम बिहार में देखते हैं। अगला चीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और उसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट। देखिए एक चीज समझिएगा, बड़ा जरूरी बात कह रहे हैं। दुनिया में एक फ्लो चला है। हुआ क्या कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद फिर पूरे दुनिया में ये बात हुआ कि बहुत लड़ लिए जी, सब जल करके खत्म हो गया, अब एक नया दुनिया बनाएंगे जो कि प्रोस्पेरिटी पे होगा, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे। अमेरिका ने कहा कि हम दुनिया को लीड करेंगे, उसने नारा दिया डेवलपमेंट का, विकास का नारा दिया। हालांकि डेवलपमेंट का उस समय डेफिनेशन क्लियर नहीं है। जो अमेरिका की तरफ से उस समय डेवलपमेंट कहा जा रहा है वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और उनका मॉडल क्या है? इंडस्ट्रीज बैठाइए। इंडिया वाले भी इसके पीछे पीछे चल दिए, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में हम देखे थे कि ब्रिटेन जो कि एक इंडस्ट्रियल पावर था, देखिए कैसे डोमिनेट करके चढ़ बैठा। यू वांट टू बी ए इंडस्ट्रियल पावर, पूरे दुनिया में लहर चली। अमेरिका जैसे देश जो हैं सबको डेवलपमेंट डेवलपमेंट, फैक्ट्रियां होना चालू की, ताबड़तोड़ जीडीपी जीडीपी फोकस चल रहा है। कहानी 48 50 से लेकर के कुछ 70s के डेकेड तक, 70 की दहाई तक ये कहानी चलेगी। 70 की दहाई में फिर एक बड़ा चीज होगा, क्या होगा कि एक बड़ा लैंडमार्क पेपर पब्लिश होगा जिसका नाम था ये साइलेंट वैली। उस पेपर में पहली बार एक तर्क दिया गया कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप लेकर के चल रहे हैं उसका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल आप लेकर के चल रहे हैं वो सस्टेन नहीं करेगा, ये मामला गिर जाना है। पहली बार पर्यावरण के मुद्दे को बायोलॉजी में हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, पर्यावरण के महत्व को हम बायोलॉजी के नज़र से समझते हैं, पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक डेडिकेटेड सेपरेट डिसिप्लिन हो, जिसको पढ़ने की ज़रूरत हो, जिस पे करने की ज़रूरत हो, वो 60-70 की दहाई के बाद से होता है। तो हम क्या देखेंगे कि फिर हम लोगों ने डेफिनेशन बदल दिया। अब जो है सो ग्रोथ दूसरा चीज कहते हैं, और ग्रोथ में भी इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं, केवल ग्रोथ नहीं बोलते हैं। और डेवलपमेंट का भी अब हमारा मतलब दूसरा है, डेवलपमेंट को अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं। तेल जला के, कोयला जला के जीडीपी तो आप डबल डिजिट पे खींच सकते हैं, आप जो है सो हाई एनर्जी में रन कर सकते हैं, लेकिन बात क्या है? उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। दुनिया में लोगों को इन्वायरमेंट के ऊपर परवाह करते
70s के बाद में देखेंगे। जितने ट्रीटीज हमको मिलने वाले हैं सभी 70s के बाद होंगे। शुरुआत होगी रामसार 70 से, और लेकिन हम देखेंगे कि फिर आगे पूरे दुनिया की चेतना आ गई कि ना ना ना, अब वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगा, अब इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये एक जनरल पैटर्न है ना। आइए बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम चाह रहे हैं इंड्यूस करना, इकोनॉमिक्स में तो हम चाहते हैं, लेकिन इसका निगेटिव असर हो रहा है कहाँ कहाँ पे। पटना में इंडस्ट्रियलाइजेशन से ज़्यादा अर्बन लोड के कारण हो रहा है। वहाँ पे व्हीकल एमिशन ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन डस्ट ज़्यादा है, डोमेस्टिक सोर्सेज ज़्यादा है। पटना में खूब बढ़िया से कोयला सुबह सुबह जो है आपको आग लगाते लोग मिल जाएंगे ट्रेन स्टेशन के अगल बगल ही। तो ये वो चीज़ है, बैड फ्यूल का इस्तेमाल। बरौनी के अगल बगल हमारे पास इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन भी कर रहा है। मुंगेर में मुंगेर में जेंडर रेशियो का है खराब है, क्योंकि वहाँ पे बंदूक भी है और टोबैको भी है, इस चलते मुंगेर में जो है जेंडर रेशियो खराब है। तो टोबैको का भी सेंटर है, फायर आर्म का सेंटर है, एयर वाटर क्वालिटी मुंगेर में आपको समय समय पे खराब होते दिखेंगे। भागलपुर जो कि सिल्क इंडस्ट्री बैठा है, यहाँ पे डाई वगैरह वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे है। कुछ इंडस्ट्री वाइज देखें कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भागलपुर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। शुगर इंडस्ट्री हमारे पास वाटर में ऑर्गेनिक एफ्लुएंट डाल रहा है जो वाटर क्वालिटी को प्रभावित कर रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहां जहां बैठा है वहां केमिकल वेस्ट जनरेट हो रहे हैं सॉइल में भी और वाटर में भी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया इनके साथ में एयर पॉल्यूशन कर रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री अपने अगल बगल में डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर जनरेट कर रहा है जो रेस्पिरेटरी इशू लेके आएगा। लेदर इंडस्ट्री पे बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, क्रोमियम और आर्सेनिक ये सभी चीजें उसके साथ जुड़ी हैं। लेदर इंडस्ट्री भी बिहार में क्यों ज्यादा है? वो ज्यादा गरीब का इंडस्ट्री है, ये भी बात समझिएगा, वो ज्यादा गरीब का इंडस्ट्री है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है लेदर इंडस्ट्री के साथ में। क्या क्या कर रहे हैं बिहार में पॉल्यूशन को लेकर के? हम लोग क्लीन एयर एक्शन प्लान बनाए हैं। जैसा कि बात हुआ कि एक ग्लोबल प्लान है, एक नेशनल प्लान है, हर स्टेट के पास अपने प्लान है। वहाँ बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एआई का इस्तेमाल कर रहा है सैटेलाइट इमेजरी से ये राज्य के अंदर अलग अलग पॉल्यूशन के सेंटर्स को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रैक करने का। उसके बाद एक बिहार में ईंट की भट्टियां पॉल्यूशन का केंद्र हैं, उनके लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एक जियो एआई का चल रहा है, जहां एआई का इस्तेमाल करेंगे ईंट भट्टियों के अगल बगल में जो है पॉल्यूशन के लेवल्स को मॉनिटर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चलाया जा रहा है। इंटरनेशनल वाले जो भारत में चल रहे हैं वो सब जगह चल रहे हैं, बिहार में भी चल रहे हैं, है ना। बिहार में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए मेन बॉडी इंडिया में होगा तो वो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, और स्टेट्स में होंगे तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हमको देखने को मिलेंगे। बिहार में ये है, ये कराता है। अगले मुद्दे के ऊपर आते हैं। आज लगता है हम लोग फॉरेस्ट में नहीं उतर पाएंगे, कोई बात नहीं, इस मुद्दे तक हम लोग छोड़े, फॉरेस्ट वाला हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। बिहार के लिए इन्वायरमेंटल का दूसरा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन प्रेशर। ये कई कई रूपों में हमको नजर आया। हम देखें कि अलग अलग जगह पे पॉपुलेशन का ज्यादा होना वो एक बिहार के लिए चैलेंज लेके आ रहा है। हालांकि बिहार कोई ऐसी बात नहीं है कि पहली बार हाई डेंसिटी पॉपुलेशन रख रहा है। बिहार ट्रेडिशनली हाई डेंसिटी पॉपुलेशन को सपोर्ट किया है। नया क्या मामला है कि इस समय नेचर का लिमिट स्ट्रेच हो रहा है, इस समय और नहीं कर सकते हैं। हर नेचर के संसाधन की एक सीमा होती है, आप उससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। जरा बिहार में पॉपुलेशन के प्रॉब्लम को समझते हैं। 1901 में बिहार का पॉपुलेशन 2.6 करोड़ था। उसके बाद 1951 से 91 के बीच में बिहार की जनसंख्या 3 गुना हो गई, जस्ट ट्रिपल हो गया। और 2011 का सेंसस डेटा बोलता है कि बिहार में 10.41 करोड़ का लोग हैं। देखिए कि बड़ा पॉपुलेशन का प्रेशर है। पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग देखते चल रहे हैं 1106 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। ये पॉपुलेशन के प्रेशर को दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट डेटा होता है। दशकीय विकास दर, डेकेडल ग्रोथ रेट, मतलब एक 10 साल में कितना ग्रो किए हैं।
तो 2001 में डेकेडल ग्रोथ रेट 28.43% था, 2011 में उससे थोड़ा कम हुआ, 25.42% हुआ। हालांकि नेशनल एवरेज से अभी भी ज़्यादा है। बिहार का फर्टिलिटी रेशियो इंडिया का हाईएस्ट फर्टिलिटी रेशियो है। एक बार जरा हम ये डेटा वेरीफाई कर लेना चाहते हैं। तीन से ऊपर चल रहा है। अगर सेंसस का डाटा देखेंगे तो वो तो पुराना है, लेकिन अभी के समय 3 के ऊपर चल रहा है। हम सेंसस के हिसाब से बोल रहे हैं। सेंसस में 3.41 था। ये जो डेटा है सेंसस के हिसाब से डेटा है, और कहीं पे कोई डेटा देखिएगा तो वो ज़्यादा रिसेंट डेटा है, अनुमान जो है वो है। ये सेंसस 2011 का डेटा है ना। चलिए, हम ऑलरेडी जानते हैं 70% से 80% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे है अर्बनाइजेशन का क्या ट्रेंड है। बिहार में अर्बनाइजेशन कम है। 2011 का सेंसस बोल रहा है कि बिहार प्राइमरली ग्रामीण इलाका है। यहाँ पे अर्बनाइजेशन 11.3% है। नेशनल एवरेज 31 का है। हम नेशनल एवरेज से 1/3 चल रहे हैं। बिहार प्राइमरली एक रूरल स्टेट है, अर्बनाइजेशन कम है। हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे जो कि ज़्यादा रिसेंट का डेटा दे रहा है, ये अर्बनाइजेशन को थोड़ा सा बढ़ा करके 15.3% बोल रहा है, लेकिन फिर भी अर्बनाइजेशन कम है। फ्यूचर में अर्बनाइजेशन पे क्या प्रोजेक्ट कीजिए, ग्रो करेगा, और उसके लिए जमीन वाला बात हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना। आते हैं ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों इन्वायरमेंटल पे इशू हो रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन के चलते लैंड और वाटर रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ग्राउंड वाटर समाप्त हो रहा है, लैंड का जो है वो सीमा आ गया है। गरीब को अगर नॉर्मल जगह से खेत से नहीं मिलेगा तो गरीब कहाँ जाएगा, वन में जाएगा। डिफॉरेस्टेशन ऑलरेडी कम है, 7-7.5% के आसपास फॉरेस्ट है, उसमें भी आप जा रहा है तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। गरीबी है तो आप सॉइल को बेहतर मैनेज नहीं कर सकते हैं, पुराने फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिससे सॉइल इरोजन और फर्टिलिटी की समस्या आएगी। वाटर पॉल्यूशन एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अलग तरीके का यहाँ पे आएगा, है ना। आज जो है हम लोग कंजर्वेशन को छोड़ करके बाकी जो मेजर इन्वायरमेंटल नजरिए हैं बिहार के साथ जुड़ा हुआ, वो हम लोग डिस्कस किए कि क्या क्या चीजें हैं। ये ज्यादा मेंस के हिसाब से है, थोड़ा बहुत डाटा जो है कौन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कहीं पे मेंशन हो गया है, इसको कैरी कीजिए। बाकी हमारे हिसाब से कोई बहुत लोड वाला नहीं है। कल हम लोग कंजर्वेशन साइड में जाएंगे, और कंजर्वेशन में 2 कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन साइड में जाएंगे कि नेचर को हम लोग क्या बचाएं, कैसे बचाएं। बाकी आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेश्चन या इशू हो तो प्लीज रेज। नेट जीरो इमिशन कहने का मतलब हुआ कि हम अपने इन्वायरमेंटल एक्सचेंज को कुछ इस तरीके से करें कि हवा में हम एडिशन जीरो कर रहे हैं। ये कैसे होगा, आप जो एडिशन कर रहे हैं उसको सब्सट्रैक्शन के साथ में ऑफसेट कर दीजिए। सब्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, फॉरेस्ट कवर बढ़ा दीजिए तो वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर लेगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन सक कर ले रहे हैं। तो फॉरेस्ट इलाके, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, ये सभी क्या है, जितना भी जीवन है ये तो कार्बन को लेके आ रहा है। तो ये एक ऐसे प्रैक्टिस को हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है कि एयर से एक्सचेंज नहीं होने वाला है, फैक्ट्री नहीं बंद करेंगे, लेकिन हम ऐसा करें कि हमारे पास जितना एयर में डाल रहे हैं उतना एयर से निकाल दे तो नेट जीरो हो जाएगा। नेट पे बात कर रहे हैं।